नमस्कार, मैं कोकिन स्वागत करती हूँ आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने इस चैनल पर यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी और टीजीटी पीजीटी यानी एचटेट में टीजीटी पीजीटी जो अदर स्टेट डीट प्लस बी केवीएस एनवीएस जहाँ पर हिंदी साहित्य आपसे पूछा जाता है, उन सब के लिए मेरा चैनल डेडिकेटेड है। तो हम कर रहे हैं हिंदी कहानी यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी के यूनिट 7। कल के वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि आपको हिंदी कहानी को कैसे पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाने हैं और कौन-कौन से आलोचक को आपको इन कहानियों के लिए देखना है कि उन्होंने इनके बारे में क्या बोला है। साथ में मैंने ये भी बताया था कि हिंदी कहानी कौन-सी पत्रिका में संकलित है, उस पत्रिका में किस कहानी संग्रह में संकलित है, किस पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी, कहानी संग्रह में कितनी कहानियाँ हैं और उन कहानियों को आपको नाम याद रखना है। दूसरी बात ये भी बताया था मैंने जोर देकर आप लोगों को कहा था कि जब आप कोई भी विधा करते हो तो आप लोगों को सबसे पहले उस विधा का प्रकाशन वर्ष और साथ में जो लेखक हैं जिसने भी जो लिखा है उस विधा के लेखक या निबंधकार, उपन्यासकार, कहानीकार जिसने जो भी विधा लिखी है उसका जन्म वर्ष आप लोगों को सबसे पहले करना है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लेना। और दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज 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 चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम करेंगे चंद्रदेव से मेरी बातें जो पहले ही कहानी आपके सिलेबस में दी गई है। कल के वीडियो लेक्चर को अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है क्योंकि उससे आपको ये आइडिया लगेगा कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, कहानी को कैसे पढ़ना है। तो पहले ही कहानी दी गई है चंद्रदेव से मेरी बातें। किसने लिखी है ये? राजेंद्र बाला घोष के द्वारा, जिसका दूसरा नाम मैंने बताया था बंग महिला। बंग महिला इनका दूसरा नाम है और रानी चारूबाला क्या था? इनके बचपन का नाम था। इन्होंने चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी लिखी है। 1904 में ये कहानी लिखी गई थी। इस कहानी को आज बिल्कुल डिटेल में हम पढ़ेंगे। कहानी से आने वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में मतलब अगर आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते हो तो आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन इस कहानी से बाहर नहीं जाएगा। शर्त है कि आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से कहानी को देखना है, एक एक लाइन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है क्योंकि हर एक लाइन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना है और बनेगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं राजेंद्र बाला घोष की कौन सी कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें। दो कहानी आपके सिलेबस में दी गई है, चंद्रदेव से मेरी बातें और धुलाई वाली। आज हम कर रहे हैं चंद्रदेव से मेरी बातें। इसकी विषय वस्तु क्या बताई जाती है कि लेखिका ने चंद्रदेव के माध्यम से लॉर्ड कर्जन के द्वारा बनाई गई व्यवस्था पर व्यंग्य किया है। आप सबको पता है कि हमारे देश पर पहले आधिपत्य यानी कि जो पीएम आज के टाइम पर होते हैं उस टाइम पर क्या थे, जब अंग्रेजों का हमारे देश पर आधिपत्य था उनको वायसराय मतलब वायसराय नाम से उनको संबोधित किया जाता था। तो वायसराय जो लॉर्ड कर्जन थे जिनका हमारे देश पर आधिपत्य था, उन्हीं को केंद्र में इस कहानी में लेखिका ने रखा है और लॉर्ड कर्जन को ही संबोधित करके शिव शंभू का चिट्ठा बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा लिखा गया है। तो वही लॉर्ड कर्जन इस कहानी में लेखिका के द्वारा मतलब उनके ऊपर यहाँ पर व्यंग्य करती हैं। तो पहला ही आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो चंद्रदेव से मेरी बातें हैं उस कहानी में लॉर्ड कर्जन है या लॉर्ड रिपिन है, दो तीन एग्जामिनर और नाम दे देगा तो आपको पता होना चाहिए लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके ये कहानी लिखी गई है। चंद्रदेव तो यहाँ पर एक माध्यम है लेकिन व्यंग्य किस पर कर रही है कहानीकार, जो कहा लेखिका है वो किस पर कर रही है? लॉर्ड कर्जन के ऊपर कर रही है। पत्रात्मक शैली में कहानी लिखी गई है और भवदेव पांडे ने इसे हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी माना है। पीवाईक्यू में पूछा गया क्वेश्चन है, बट अब आपसे ये पूछ सकता है एग्जामिनर कि भवदेव पांडे ने जो चंद्रदेव से मेरी बातें हैं उसको हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी किस पत्रिका में माना है? तो ये माना है नारी मुक्ति का संघर्ष पत्रिका में उन्होंने इस कहानी को क्या माना है? हिंदी की पहली कहानी माना है। कौन सी बुक बताई है बेटा मैंने? नारी मुक्ति का संघर्ष। यह कहानी सरस्वती पत्रिका भाग 8 संख्या 5 में प्रकाशित हुई थी। पहले भी बता चुकी हूं मैं आप लोगों को, आपसे पत्रिका पूछी जा चुकी है लेकिन अब आपको ध्यान रखना है भाग 8 है और संख्या 5 में ये कहानी प्रकाशित हुई थी। भगवान चंद्रदेव, यहाँ से आपकी कहानी शुरू होती है। तो तीन बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है कि लॉर्ड कर्जन के ऊपर इस कहानी में व्यंग्य किया गया है। दूसरा, भवदेव पांडे इसे हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी मानते हैं। तो किस में मानते हैं? नारी मुक्ति का संघर्ष इनकी एक पुस्तक है उसमें मानते हैं। और
ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, लेकिन भाग 8 और संख्या 5 में ये कहानी प्रकाशित हुई है। अब आपको बिल्कुल एडवांस लेवल पर तैयारी करनी है। आप लोगों को पता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और मतलब डीप में आपको पढ़ना पड़ेगा। ये दोनों पीवाईक्यू में पूछे गए क्वेश्चन है, लेकिन अब आपको और एडवांस में चलना है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि नारी मुक्ति का संघर्ष में राजनीतिक कहानी मानते हैं पहली किसको? चंद्रदेव से मेरी बातें को। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, लेकिन कौन से भाग में, कौन सी संख्या में? भाग 8 आता है बेटा और संख्या 5 आती है। मैं अपने एक्सपीरियंस और अनुभव के आधार पर मैं आप लोगों को ये सब पढ़ा रही हूँ, तो दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी कहाँ से शुरू होती है? भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। तो यहाँ पर लेखिका क्या कहती है? दासी, आज मैं आपके 2-4 बातें करने की इच्छा रखती हूँ। देखो, सुनी अनसुनी सी मत कर जाना, अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा, कहती हूँ, सुनो। मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। यह क्यों? क्या आपका डिपार्टमेंट महकमे में ट्रांसफर बदली होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? बड़े खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायशीलता गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस नौकरी करते होते, तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती, यानी आपका प्रमोशन हो गया होता। तो आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से व्यंग्य किया है लेखिका ने। जो लॉर्ड कर्जन थे वो हमारे देश पर शासन करते हैं। हमारे देश में उनको मतलब इतना भा जाता है कि वो हमारे देश से जाना नहीं चाहते। तो मतलब व्यंग्य कर रही है यहाँ पर लेखिका लॉर्ड कर्जन को कि अगर आप मतलब क्या आपके देश में मतलब ट्रांसफर का कोई नियम नहीं है? आपके यहाँ पर क्या आपकी गवर्नमेंट जो है वो पेंशन नहीं देती? क्या आपकी जो न्यायशीलता है गवर्नमेंट के किसी विभाग में आपकी पदोन्नति नहीं होती? कुछ इस तरह की बातें यहाँ पर लेखिका कर रही हैं। और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुरमे नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते रहे। अंत में इस व्यर्थ अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी ऐसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते। तो एक जगह का नाम आया है काशी। क्या नाम आया है? काशी। यह हमारी बड़ी भारी भूल हुई। भगवान चंद्रदेव क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ? तब परलोक बनाना कैसा? ओ देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करें तो आश्चर्य ही क्या है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन निवेदन पत्र हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवे। आशा है कि आपको सादर पूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों के भांति कृष्णांग तो हैं ही नहीं, जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। और फिर आप तो एक सुयोग्य कार्य दक्ष परिश्रमी बहुदर्शी कार्य कुशल और सरल स्थायी भाग्य विधाता बनकर आएंगे। तो ये नाम याद रखने हैं, एक सुयोग्य कार्य दक्ष परिश्रमी बहुदर्शी कार्य कुशल और सरल स्वभाव। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आएंगे, तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देंगे, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। तो लॉर्ड कर्जन को क्या क्या प्रिय बताया है लेखिका ने? बताया है कमीशन और मिशन दोनों ही प्रिय हैं। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदि आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदिकाल में प्रचलित थे, वे ही सब अब भी हैं। पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का सा अंतर हो गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभु भारत को उतनी दूर से भली भांति न देख सकते होंगे। अतएव आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपा कर भारत को देख तो जाइए। यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ, पर 8वें दिन नहीं तो महीने में 1 दिन अर्थात अमावस्या को तो आपको हॉलिडे छुट्टी अवश्य ही रहती है। यदि आप उस दिन चाहें तो भारत भ्रमण कर जा सकते हैं। तो यहाँ पर याद रखना है दोस्तों,
यहाँ पर लेखिका क्या कहती हैं कि 8वें दिन नहीं तो महीने में 1 दिन। पहले तो लेखिका ने दिया है 8वें दिन, फिर वो क्या कहती हैं कि महीने में 1 दिन, और महीने में 1 दिन कौन से दिन? अमावस्या के दिन, क्योंकि सब जानते हैं कि अमावस्या को जो चांद होता है वो बिल्कुल दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पर कहती हैं कि आपको महीने में 1 दिन तो छुट्टी अवश्य मिलती होगी, तो आप उसी दिन भारत का भ्रमण क्यों नहीं कर आते? इस भ्रमण को आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे, जिससे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण न हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को देख लेना। तो राजधानी कलकत्ता पहले जगह आई थी काशी की, काशी जैसे पुनित शहर में आप मतलब मतलब जो धर्म आदि की जो बातें होती हैं वो काशी जैसे शहर में होती हैं, तो आप वहां जाएं। और यहाँ पर क्या कहते हैं कि अगर आप पूरे मतलब हमारे देश में भ्रमण नहीं कर सकते तो हमारी जो राजधानी है कलकत्ता, उसको देख लेना, क्योंकि उस समय पर राजधानी क्या थी? कलकत्ता। अवश्य ही उचित है वहां के कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लकड़दद्दा निकले। तो क्वेश्चन बन सकता है बेटा कि लेखिका ने मतलब कहाँ के कल कारखानों के कारीगरों को विश्वकर्मा से कंपेयर किया है? तो कहाँ के कारीगरों को किया है बेटा? कलकत्ता के। आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनी जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अटखेलियां किया करती है। दामिनी का अर्थ क्या होता है बेटा? बिजली। वह वह बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही है। भगवान निशानाथ। तो दामिनी जो बिजली के माध्यम से, यहाँ पर लेखिका ने किसके ऊपर मतलब किसका वर्णन किया है? बेचारी। बेचारी यहाँ पर किसके लिए आया है? नारी के लिए, स्त्री के लिए। दामिनी किसके लिए आया है? स्त्री के लिए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर लेखिका जो है वो नारियों के ऊपर भी क्या कर रही है? नारियों की स्वतंत्रता का भी सवाल यहाँ पर उठा रही हैं। भगवान निशानाथ, जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओर से सिंधु के गोद में जा सकते हैं, उस समय यही नीरदवासिनी विश्व मोहिनी सौदामिनी अपनी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। तो जो दामिनी है, बिजली को क्या कहा है लेखिका ने? याद रखना है बेटा, नीरदवासिनी कहा है, विश्व मोहिनी कहा है और सौदामिनी कहा है। आपके देवलोक में जितने देवता हैं उनके वाहन भी उतने हैं। किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादि। तो नाम आए हैं, गज यानी कि हाथी का आया है, हंस का आया है, बैल का आया है और चूहा का आया है। 4 नाम यहाँ पर दिए गए हैं। पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथे मंडा गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चांडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रही है। हमारे श्वेतांग महाप्रभु गण को जहाँ कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिजली को लापटका बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं। और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। तो शिक्षा पर भी यहाँ पर लेखिका ने व्यंग्य किया है कि जो शिक्षित वर्ग है हमारे देश का, वो कैसे मतलब बेरोजगार है। जिस व्योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने को किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, वही आज प्राय घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह चू तक नहीं कर सकती। बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी व्यक्ति ही लिखा था, हरिपो दो दवा तरलोक पावनी सुरसरी के भी खोटे दिन आए हैं। वह भी अब स्थान स्थान पर बंधनग्रस्त हो रही है। उसके वक्ष स्थल पर जहां तहां मोटे वर्दाकार खंभ गाड़ दिए गए हैं। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है। तो देवराज सुरेंद्र यानी कि इंद्र महाराज, वहां ईडन गार्डन तो पारिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। तो एक जगह का नाम आया है इंडन गार्डन। वहां के विश्वविद्यालय के विश्व श्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्यापिनी विधा को देखकर वीणा पाणी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएगी कि निसंदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारिणी है। वहीं के फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं। तो फोर्ट विलियम कॉलेज का नाम आया है, याद रखना है बेटा, किसका नाम आया? फोर्ट विलियम कॉलेज का, जिसकी स्थापना 1800 में किसने कराई थी? जॉन गिलक्राइस्ट ने की थी।
और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। बस इससे उनके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। तो कार्तिकेय का वाहन आया है मयूर, सब जानते हैं कार्तिकेय का वाहन क्या था, मयूर। वहां के मिट यानी कि टकसाल को देखकर सिंधु तनया आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी और कुबेर भी अकचाक जाएंगे। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विषयों में उत्पादक अपूर्व दर्शों का अवलोकन करने के हेतु आपको सादर निमंत्रण तथा सविनय आहूत करती हूँ। यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी हो। आप जो अनादिकाल से निज उज्जवल वपु में कलंक की कालिमा लेपन करके कलंकी शशांक शशधर सासालाछन आदि उपाधि मालाओं से भूषित हो रहे हैं। तो नाम आए हैं चांद के कौन कौन से पर्याय हैं, शशांक बताया है, शशधर बताया है और सासालाछन बताया है। सिंधु तनय होने पर भी जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके, वही आजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। जब बंबई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए हैं, तब क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में भी वे फलीभूत न होंगे। तो प्रोफेसर गज्जर महाशय का जिक्र आया है, जो महारानी विक्टोरिया की जो मूर्ति है उससे वो काला दाग हटाया था। शायद आप यहाँ यह बात भी अभी तक विदित नहीं हुई है कि आप और आपके यहाँ स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है। पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निगल जाता है तभी ग्रहण होता है। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनय करती हूँ कि आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दे। अब भारत में न तो आपके और न आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय के ही वंशधरों का साम्राज्य है। भारत में न तो आपके और न आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय के ही वंशधरों का साम्राज्य है और न अब भारत की वह शस्य श्यामला सवर्ण परशुत मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन किया आपसे स्थूल रूप में किया, वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यूं तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवी दान के समय कितने ही राजा विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधारों में जो 2-4 राजा महाराजा नाम मात्र के हैं भी वे काठ के पुतलों की भांति हैं। जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं वैसे ही नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी है। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने को आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त को साथ अवश्य लेते आए। तो फैमिली डॉक्टर कौन बताए हैं, धन्वंतरी, और चीफ जस्टिस बताए हैं चित्रगुप्त। ये 2 नाम याद रखने हैं आप लोगों को। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा का लाभ कर सकेंगे। यदि प्लेग महाराज ईश्वर न करे आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहां से उनको निकालना कुछ सहज बात न होगी। तो एक बीमारी आई है, कौन सी बीमारी का जिक्र किया लेखिका ने, प्लेग का। यही जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते, तब यहाँ आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा। यहाँ की इंडियन पीपल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त महाराज अपने यहाँ की दंड विधि कानून को बहुत कुछ सुधार सकते हैं। तो धारा कौन सी आई है, इंडियन पिनल कोड। और यदि बोझ न हो तो यहाँ से वे 2-4 टाइपराइटर भी खरीद ले जाएं। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता होवे तब उससे उनकी राइटर्स बिल्डिंग के राइटर्स के काम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुंचेगी। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटों में कर डालेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे विदा होती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कहीं पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर न दिया, परंतु आपके इस मनो अवलंबन को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफा यहाँ आइएगा जरूर। तो यहाँ पर लेखिका अपनी कहानी समाप्त करती हैं। लास्ट में क्या कहती हैं कि मैं अब आपसे विदा लेती हूँ। मैंने आपसे जो बातें की वो मैंने ही कि आपके जवाब में कोई उत्तर मुझे नहीं मिला, तो मैं इसे क्या समझती हूँ, आपके इस मनो अवलंबन को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ। और आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप एक बार जरूर हमारे देश यानी भारत में आइएगा। तो आपने जो कहानी पढ़ी है बेटा, इसमें आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी है। सबसे पहले तो राजनीतिक कहानी किसने माना है, चंद्रदेव पांडे ने नारी मुक्ति का संघर्ष में माना है। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है, भाग 8 और संख्या 5 में ये प्रकाशित हुई थी। इसमें एक बीमारी
का जिक्र आया है, प्लेग एक जो इंडियन पैनल क्या था उसका जिक्र आया है। दूसरा इसमें फोर्ट विलियम कॉलेज का जिक्र है, साथ में जो हंस, गज, चूहा ये जो जानवरों के नाम बताए गए हैं वो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। कौन-कौन सी जगह आई है, एक तो काशी की जगह आई है, एक आई है कलकत्ता। तो मतलब काशी तो वहाँ आई है जब लेखिका कहती हैं कि आप मतलब हमारे देश में आए तो काशी जैसे पुनीत धाम में आपको ज़रूर मतलब शांति मिलेगी। दूसरा यहाँ पर उन्होंने कलकत्ता का ज़िक्र किया है कि 8वें दिन नहीं तो मतलब महीने में 1 बार अमावस्या के दिन तो आपको छुट्टी मिलती है, तो जिस दिन आपका हॉलिडे होता है, उस दिन आप कलकत्ता यानी हमारी राजधानी ज़रूर आइएगा। साथ में लेखिका ने इसमें जो शिक्षित वर्ग है, उसके ऊपर भी यहाँ पर लेखिका ने व्यंग्य किया है और नारी की स्थिति को भी यहाँ पर लेखिका ने इस कहानी में उजागर किया है। तो विषय वस्तु इसकी क्या बनती है कि लाड कर्जन के ऊपर भी व्यंग्य है, शिक्षा को केंद्र में भी रखा है, साथ में नारी को भी इस कहानी में लेखिका ने केंद्र में रखा है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इस कहानी से आने वाला क्वेश्चन अगर आप लोग मेरी मतलब मैं जो बोल रही हूँ उसको ध्यान से देखा है, वीडियो को ध्यान से सुना है, तो आने वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से गलत नहीं होगा। शर्त है कि आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से देखना है। जहाँ पर मैंने जो ये नाम बताए हैं, चित्रगुप्त बताए हैं और भी नाम आए हैं, इन नामों को आपको एक जगह नोट कर लेना है। अब आपको इसके नोट्स कैसे बनाने हैं, कल के वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को बता दिया है। मान लीजिए आप ये कहानी आज पढ़ रही हैं, तो जिन बातों के ऊपर मैं जोर दे रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि बेटा ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना, उनको आप एक जगह नोट कर लेना। इसी तरह शॉर्ट नोट्स आपके बनते जाएंगे और जब एग्जाम टाइम आपका पास आएगा, यानी कि 1 महीना जब आपका एग्जाम का होता है, तो तब आपके ये शॉर्ट नोट्स ही आपके काम आते हैं। ये जो बड़ी-बड़ी टेक्स्ट बुक हैं, जिनको आप अभी कवर कर रहे हो, लास्ट टाइम पर आपसे ये नहीं पढ़ी जाती, आप सब जानते हैं, क्योंकि हमारा हिंदी साहित्य का सिलेबस ही इतना ज़्यादा है। तो ये शॉर्ट नोट्स आप लोग साथ-साथ बनाते जाना। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज मैंने चंद्रदेव से मेरी कहानी को बिल्कुल कंप्लीट डिटेल में करवा दिया है। कल हम करेंगे दुलाई वाली कहानी जो किसके द्वारा लिखी गई है, ये भी राजेंद्र बाला घोष के द्वारा ये कहानी लिखी गई है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें और मन लगाकर अपनी पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।